चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का सादी पैसे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि व्यापम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कूट आधारित, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जिसमें आप लोगों को कथन, कारण, कूट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये क्लास को एक बार ज्वाइन करिएगा, और जितने भी आपके आसपास में तैयारी कर रहे हैं उन तक बिल्कुल भेजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग थ्योरी पढ़ते रहोगे, ठीक है, और एमसीक्यू नहीं करोगे, तो फिर वही दिक्कत आता है कि हम सब को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ज्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी एक बार बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, फिर आज का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, और जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमने कल कोहलबर्ग का कल हमने जीन पियाजे का नैतिक विकास देखा था। ठीक है, कि सबसे पहले जो नैतिक विकास है वो देने वाले कौन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जीन पियाजे ने सबसे पहले नैतिक विकास सिद्धांत दिए थे। उसके बाद कोहलबर्ग ने जस्ट उसका क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था। तो जीन पियाजे का उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, तो उसको एकदम ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जीन पियाजे ने 3 स्तर और 3 स्टेज दिए थे किनका, नैतिक विकास के सिद्धांत का, कि बच्चों में कैसे कैसे नैतिकता आती है, ठीक है, मोरालिटी में आती है। वैसे ही उसके बाद जस्ट कोहलबर्ग ने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसको हमको क्या करना है, याद रखना है। तो कोहलबर्ग को क्या कहा जाता है कि जीन पियाजे का कहीं ना कहीं उनके एक समान जो नैतिक विकास उन्होंने दिया था, उनके एक समरूपता बोला जाता है। ठीक है, कि सेम उनको इन्होंने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था। बहुत सारी चीज यहाँ पे विवादित भी होते हैं कोहलबर्ग का, ठीक है, क्योंकि उन्हें महिलाओं को गौण रखा था ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोहलबर्ग ने देखा कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे कैसे होता है। तो उनको देखने के लिए सभी को पता है, और जो नए बच्चे हैं वो भी अच्छे से जान लेंगे कि कोहलबर्ग की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है ना। वो क्या करते हैं कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे कैसे हुआ है, उनको देखने के लिए वो क्या करते हैं, एक हिंज नामक व्यक्ति की, ठीक है, जो कि यूरोप की एक स्टोरी है, यूरोप में रहने वाला एक यूरोप का निवासी था हिंज। ठीक है, तो उनकी एक स्टोरी है अच्छे और बुरे काम को लेकर के। ठीक है, और उस स्टोरी को उन्होंने क्या किया, कुछ जो अलग अलग स्टेज के बच्चे थे उनको क्या करते हैं, वो सुनाते हैं। तो उन्हीं को हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है, क्योंकि इन्हीं के आधारित पर आधार पर ही हमारा क्या रहता है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो जिन्होंने सुन लिया है वो तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुना है, तो आज अब आप लोगों को एक स्टोरी सुना देती हूँ कि कोहलबर्ग ने कैसे कैसे बच्चों में नैतिक विकास होता है। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ अलग अलग जो क्या है, मतलब जो अलग अलग क्या है एज के बच्चे हैं, उनको उन्होंने क्या किया, एक स्टोरी सुनाती है। ठीक है, किन की स्टोरी, तो आपको याद रखना है हिंज की कहानी, या हिंज की क्या सुनाते हैं, वो स्टोरी सुनाते हैं। ठीक, अब ये स्टोरी क्या है भाई, तो बिल्कुल सभी को पता है स्टोरी के बारे में, और कहीं ना कहीं आपने सीजी टेट में भी पढ़ रखा है। तो इसको एक सरसरी तौर पर मैं आप लोगों को और सुना देती हूँ। ठीक है, तो हिंज हिंज कौन थे, तो हिंज जो है वो यूरोप के एक निवासी थे, और ये पति पत्नी रहते थे। ठीक है, तो एक दिन अचानक इनकी वाइफ की तबीयत क्या हो जाती, खराब हो जाती है। तो हिंज को पता चलता है कि इनकी जो वाइफ है उनको एक ऐसी बीमारी है, जिन मतलब लाइलाज बीमारी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक किसी ने नहीं मतलब निकाल पाया है, उसका इलाज किसी ने अभी तक नहीं कर पाया है। ठीक, अब हिंज हो जाते एकदम परेशान। फिर हिंज बहुत खोज करते हैं ना, जैसे दवाई ऐसी बन जाए मेरी पत्नी की। फिर उनको पता चलता है, मतलब उनकी पत्नी जो है वो बीमार रहती, फिर उनको एक दिन अचानक पता चलता है कि जो हिंज की पत्नी को क्या है, बीमारी है, उसका जो दवाई है किसी ने खोज निकाला है। जो एक केमिस्ट होते हैं, है ना, उन्होंने क्या किया है, हिंज की पत्नी के जो क्या है बीमारी है उनसे संबंधित एक दवाई उन्होंने खोज निकाला है। और हिंज को जैसे ही पता चलता है, उनके पास जाते हैं। जाने के बाद उनको बोलते हैं कि प्लीज भैया, है ना, अब एक दुकानदार है, केमिस्ट है, ठीक है, ये कौन है, एक केमिस्ट है, ये कौन है, हिंज है। ठीक, तो हिंज किसके पास जाते हैं, ये जो कौन है, केमिस्ट है, जिन्होंने क्या किया है, हिंज की पत्नी के लिए दवाई बनाया है, मतलब वैसी टाइप का जो उनको बीमारी था वैसी। तो ये इनके पास जा करके हाथ जोड़ेगा, है ना, कि भाई मुझे दवाई दे दो। तो ये इनको पता है कि ये दुनिया में ये दवाई तो नहीं था पहले, इसको मैंने ही एकमात्र बनाया है। ठीक, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या करते हैं,
चलिए, तो ये केमिस्ट को ये पता रहता है कि ये जो बीमारी है ना, लाइलाज है, और इनका अभी तक किन्हीं ने भी क्या बोलते हैं, दवाई नहीं बनाया था, लेकिन मैंने अचानक से इसका दवाई बना दिया। तो ये क्या करते हैं, उस दवाई का जो क्या है रेट है, उसको क्या कर देता है, 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, 10 गुना कर देता है। मान लो जाए अगर उस दवाई की कीमत जो है वो कितना है, 10,000 है। अब इसका आप लोग 10 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10,000 का जो 10 गुना है वो, ठीक है, मतलब लगभग 1 लाख का क्या हो जाएगा, वो दवाई हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब हिंज बेचारा गरीब, उन कहाँ से वो पैसा लाएगा इतना। तो वो क्या करता है कि इसको बहुत मतलब ना मिन्नतें करता है कि प्लीज भाई मुझे दवाई दे दो, मेरी पत्नी की जान बच जाएगी, दे दो, मैं आपके पास हमेशा के लिए नौकर बन जाऊंगा, है ना, या तो फिर मैं जो भी चीज है मैं उसको गिरवी रख दूंगा, जितना पूरा जीवन भर मैं आपकी गुलामी करूंगा, नौकर बन जाऊंगा। तब भी जो ये केमिस्ट है वो उसको दवाई नहीं देता। अब हिंज के माइंड में क्या आया, ख्याल आया कि अगर वो दवाई मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी पत्नी की जान नहीं बचा सकता, ठीक है, लेकिन वो दवाई अगर मिलती है तो मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। अब सभी को पता है कि पत्नी है भाई, ठीक, उनकी जान हम नहीं गंवा सकते क्योंकि वो हमारे लिए सब चीज है। प्रेम जो बहुत करता था हिंज अपनी पत्नी से, ठीक, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, वो जैसे आप लोगों को भी होता है ना ऐसा, तो सेम वैसी, ठीक। तो उसके बाद वो क्या करता है, उनके माइंड में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं उस दवाई का क्या करूं, चोरी करूं, क्योंकि मैंने तो उसको मांगा, उन्होंने दिया नहीं, तो मैं उस दवाई का क्या करूंगा, चोरी करूंगा। और एक दिन हिंज कहाँ चला जाता है, उस केमिस्ट के दुकान में चला जाता है और उस दवाई की क्या कर लेता है, वो चोरी कर लेता है। ठीक है, अब ये स्टोरी उन्होंने क्या किया, बच्चों को सुनाया, और चोरी करने के बाद जैसे ही वो अपनी पत्नी को दवाई देता है, उसका जान जो है वो बच जाती है। ठीक है, स्टोरी सुना दिया बच्चों को। अब अलग अलग स्टेज के बच्चे हैं, कोई 3 साल के बच्चे हैं, ठीक, कोई 9 साल के बच्चे हैं, कोई 12 साल के बच्चे हैं, कोई 18 साल के बच्चे, अलग अलग जो एज के बच्चे हैं उनको इन्होंने क्या सुनाई, स्टोरी सुनाई। सभी का जो क्या था, रिएक्शन था, वो अलग अलग आया था। ठीक है, ये लोग क्या बोलते थे, जो ऐसे 3 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक, कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए था, नहीं तो उनको सजा मिलेगी, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। 9 साल वाले बच्चे क्या बोलते थे कि अगर हिंज ने चोरी किया था तो उनको बिल्कुल पैसे दे देने चाहिए थे केमिस्ट को, है ना, चोरी करनी अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है, ऐसे बोलेंगे ये लोग। 12 साल वाले क्या बोलते हैं कि अगर उनकी पत्नी का जान बच रहा है तो चोरी करना कोई गुनाह नहीं है। ठीक, और इन लोग क्या बोलते हैं कि अगर 10 गुना कोई बढ़ा के दाम को दे रहा है तो ऐसे कानून को तो मैं तोड़ता ही हूँ, और बिल्कुल वहां पे चोरी करना कोई गलत बात नहीं है, ये लोग बोलते। तो यहाँ पे अपनी अपनी राय जो है वो सभी बच्चे क्या करते हैं, वहां पे रखते हैं। यही जो है वो क्या है, नैतिक विकास, कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे एज के बच्चे नैतिक विकास के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा और बुरा के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बता दिया है कि अच्छा या बुरा क्या होता है नैतिकता से संबंधित। ठीक है, तो इसी के बारे में अब हम लोगों को करना है। फिर जीन पियाजे ने देखा, जीन पियाजे बोलती हूँ, कोहलबर्गर ने फिर क्या करते हैं कि नैतिक विकास को कुछ अलग अलग क्या करते हैं, स्तरों में, लेवल में और स्टेजेस में वो क्या करेंगे, बांटेंगे। तो आपको याद रखना है, जिस प्रकार हमने किनका देखा था, जीन पियाजे चाचा का देखा था, वैसे ही कोहलबर्ग का आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने नैतिक विकास को, ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों में, ठीक है, और इन्हीं 3 स्तरों को 6 स्टेजेस में, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल बोलेंगे, और इसी को 6 स्टेजेस में, ठीक, 6 स्टेजेस में या 6 अवस्थाओं में उन्होंने क्या किया था, बांटा था। ठीक, और इन्हीं अवस्थाओं को हम आज पढ़ने वाले हैं जी। ठीक, तो ये है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कुछ क्रम और सोपान। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कौन सा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक, इसको मैं बताती आ रही हूँ आप लोगों को। 3 स्तर सबसे पहले आप लोगों को देखना है। सबसे पहला हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा हो जाएगा पारंपरिक स्तर, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज याद रखना है। कन्वेंशनल मतलब यहाँ पे प्री कन्वेंशनल होगा, पूर्व पारंपरिक, इसी को रूढ़िगत भी बोला जाता है ना, याद रखना है आपको, इसी को क्या बोला जाता है, रूढ़िगत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को रूढ़िगत भी बोला जाता है। परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, और एक कौन सा, उत्तर परंपरागत, इसी को पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी बोला गया है। तो मैंने क्या कहा कि इन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों में, 3 लेवल में क्या किया था, बांटा था, और उन्हीं 3 लेवल को उन्होंने
जो है वो 6 स्टेज में क्या किया था, 6 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक है, तो ये का मतलब जो पहला है उसका 2 अवस्था जो स्टेज हो जाएगा, इसका 2 स्टेज हो जाएगा और इसका 2 स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करते जाना है। सबसे पहले आपको याद रखना है आत्म केंद्रित निर्णय, ये 2 है ना, हालांकि इसमें 3 लिखा हुआ है, ये नहीं आता है आत्म केंद्रित, फिर भी आपको याद रखना है कौन सा, सेंट्रिक जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो कैसा रहता है, आत्म केंद्रित होता है। थोड़ा सा हम इसका एज भी देख लेते हैं। ठीक, तो इसका जो एज है आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसका जो एज है वो रहेगा 3 से लेकर के 9 वर्ष तक। ठीक है, इसका जो एज रहेगा वो रहेगा 9 से लेकर के 12 वर्ष तक, और इसका जो एज है वो रहेगा 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है, फिर इसको हम जब और एज में अलग अलग बांटते हैं तो इसको पूर्व पारंपरिक अवस्था को हम 2 अवस्थाओं में बांटेंगे, एक दंड, या इसको आप लोगों को नहीं लेना है आत्म केंद्रित को। हालांकि यहाँ पे 3 से 9 वर्ष है तो यहाँ के बच्चे कैसे रहेंगे, ईगोसेंट्रिक रहेंगे 6 वर्ष तक जी। ठीक है, तो दंड या आज्ञा अभिमुखता, इसको क्या बोला जाता है, पनिशमेंट एंड ऑब्डियंस ओरिएंटेशन। ठीक, इसका जो एज रहेगा वो आपको 3 से 6 वर्ष तक देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद यांत्रिक सापेक्षवादी, इसी को और क्या बोला जाता है, तो इसी को साधनात्मक भी बोला जाता है, साधनात्मक सापेक्षवादी भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, साधनात्मक भी बोला जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्या होता है, अदला बदली वाली भावना आता है, तो देखिए इसको याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटिविस्ट क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन। ठीक है, यांत्रिक सापेक्षी अभिमुखता, या इसी को साधनात्मक या अदला बदली वाला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को अदला बदली, अदला बदली। ठीक, बताऊंगी सबके बारे में। इसका एज जो है वो 6 से लेकर के कितना हो जाएगा, 9 वर्ष तक हो जाएगा जी। ठीक, उसके बाद परस्पर एक रूप सम्मुखता जब हम देखते हैं तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इंटरपर्सनल कनकॉर्डेंस क्या हो जाएगा, कनकॉर्डेंस क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन। ठीक है, मींस परस्पर एक रूप अभिमुखता, और इसी को हम क्या बोलेंगे, अच्छा लड़की, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभिविन्यास, अच्छा लड़का अभिविन्यास भी बोलेंगे इसी को। तो आपको याद रखना है परस्पर एक रूप अभिमुखता मीन्स हम अच्छा लड़की और लड़का बनने के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। ठीक है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या इसी को हम क्या बोलेंगे, सामाजिक कानून भी बोलेंगे। याद करते जाएंगे इसको, सामाजिक कानून भी बोलेंगे। यह भी आया हुआ भी था आपके सीजीटेट के एग्जाम में। ठीक है, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक, फिर सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, ये कौन सा हो जाएगा आपका 6 स्टेज हो जाएगा। ऐसे आपको मत नहीं करना है, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा नहीं करना है, दूसरा मतलब पहला, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, देखो यहीं से दिया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, और ये कौन सा हो जाएगा, 6वां हो जाएगा। 6 अवस्था मैंने बताया ना आप लोगों को। तो ये अधिकार संरक्षण अभिमुखता होगा, इसी को सामाजिक कानून भी हम बोलेंगे। फिर सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, ये आपका 5वां स्टेज हो जाएगा। ठीक, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे, लैंग्विस्टिक ओरिएंटेशन बोलेंगे। फिर लास्ट आपका क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए अब ये है क्या, तो मैंने क्या कहा कि जो क्या है कोहलबर्ग है, उन्होंने अलग अलग एज के बच्चे को रखा और हिंज की स्टोरी सुनाई। फिर इन्होंने अलग अलग बच्चे को क्या किया, एक एज में भी क्या किया, इन्होंने डिवाइड किया। ठीक, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का 9 से लेकर के आपका कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका 9 से लेकर के कौन से कितने वर्ष तक का हो जाएगा, तो 9 से लेकर के 11 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 से कितना लिया है, 12 लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लेकर के आपका सामाजिक कानून का क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 11 से लेकर के 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर इसका कितने से कितने हैं, 12 से लेकर के 18 है, तो 12 से लेकर के 15 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ पे कितना, 15 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे।
ठीक है। तो एज को भी आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे आप लोग विकास की अवस्थाओं में एज देखे थे, तो वैसे ही इसमें भी आप लोगों को एज को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा सभी को? हाँ, ठीक। यहाँ पे ना थोड़ा सा ये 18 के बाद होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को 9 से 15 वर्ष लेना है। ठीक, कितना लेना है यहाँ पे आप लोगों को? 9 से 15 वर्ष लेना है, तभी तो इन लोग कानून को तोड़ेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखिए 15 वर्ष तक के जो बच्चे रहेंगे वो तो कानून को ज्यादा तोड़ नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन 15 से प्लस वाले ही कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कितना लेना है, ये रहेगा आपका 9 से लेकर के कहाँ तक, 12 वर्ष तक रहेगा। ये 9 से 12 वर्ष तक, ये 12 से लेकर के 15 रहेगा। उसके बाद ये रहेगा आप लोगों का 15 से लेकर के 18 वर्ष तक। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, 18 वर्ष का जो प्लस रहेगा, 18 वर्ष से जो प्लस के क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब ये वाला एज जो है आप लोगों को याद रखना है, ये सही एज है। ठीक, तो ये 3 से 6, फिर 6 से 9, अच्छा लड़की अच्छा लड़का कौन, कितने से कितने हो जाएंगे, 9 से 12 वर्ष हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको याद रखना है सामाजिक कानून, 12 से 15 वर्ष से याद रखना है, 15 से 18 वर्ष तक, मतलब 3 का पहाड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे चलेगा। ठीक है, 9 से 12, फिर 12 से 15, फिर 15 से 18, फिर 18 प्लस जो है वो आपको जो लास्ट वाला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं दंड या आज्ञा काल पालन जो अभिमुखता है, ये वाले एज के बच्चे क्या सोचते हैं, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नैतिकता का अभाव पाया जाएगा। ठीक है, नैतिकता इनमें पाई ही नहीं जाएगी, मतलब इनकी नैतिकता जो है वो कैसा रहेगा, एकदम ये लोग मतलब दंड या किसी चीज का मतलब दंड या क्या करने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, किसी का बात मानेंगे। जैसे आप लोग देखते हो ना कि किसी बच्चे को आप बोलते हो कि बेटा दुकान जाओ, तो वहां पे वो नहीं जाते, लेकिन जैसे ही आप डंडा पकड़ के, है ना, अपने ही बच्चे को जैसे आप लोग बोल देते हो, या अपने भाई बहन को बोलते हो, छोटे जो रहते हैं 3 से जो 6 वर्ष के एज वाले बच्चे रहते हैं, तो दुकान जो तो नहीं जाऊंगा बोलता है, तो फिर जैसे ही आप उनको बोलते हो कि 1 रुपया पैसा दूंगा, तो वो बिल्कुल क्या करता है, जाता है। तो वहां से दंड, या तो फिर क्या करोगे, दंड पकड़ के आप उनको दौड़ाने की कोशिश करते हो, तब वो कहीं ना कहीं क्या करता है, जाता है। ठीक है, तो यही है कि दंड या आज्ञाकारी मतलब ये लोग नैतिक मीन समझते हो ना, अच्छा काम करना, हमारा जो व्यवहार होता है, हमें जो नैतिकता पाई जाती है कि जो समाज के लिए हम जो अच्छी चीजें करते हैं वही होता है। तो यहाँ पे हम अच्छा काम क्यों करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको दंड से बचना है, या तो फिर हमको लालच, ठीक है, आज्ञा का हमको पालन करना है। नैतिकता यहाँ पे नहीं पाई जाएगी, और ये लोग नैतिकता को जानेंगे ही नहीं। ठीक, कि क्या होता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। जो यांत्रिक सापेक्षवादी अभिमुखता है, ये वाले जो बच्चे रहेंगे, इन लोग कैसे रहेंगे, साधनात्मक अदला बदली भी बोलते हैं। 6 से 9 वर्ष के बच्चे स्कूल वाले एज हो गए, तो आप लोग को देखने को मिलता है ये वही है, 3री 4थी 5वीं वाले बच्चे। ठीक है, मतलब 1ली 2री 3री तक के जो 4थी तक के जो बच्चे हैं, आप लोग ने देखा ही होगा कि आज मैं टिफिन नहीं लाया हूं, तो तुम आज मेरी टिफिन खा लो, फिर मैं तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। ठीक है, मैंने तुमको कल पेन दिया था ना, तुम भी मुझे आज पेन दो, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजलाओ। ये जिसके बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें उनको अदला बदली वाली भावना रहती है कि अगर मैंने तुम्हारा काम किया तो तुम भी उसके बदले में क्या करो, मेरा काम करो। ठीक, तो ये कौन से एज के बच्चे हो जाएंगे, आपके पूर्व पारंपरिक स्तर के बच्चे हो जाएंगे। अदला बदली तो 2 याद रहेगा पूर्व पारंपरिक में एज आपको याद रखना है 3 से 9 वर्ष तक, जिसमें सबसे पहले आपको दंड या आज्ञाकारी, यहाँ पे नैतिकता का अभाव पाया जाएगा। बच्चे अच्छा काम क्यों करेंगे, दंड से बचने के लिए करेंगे या आज्ञा का पालन करने के लिए करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो दूसरा स्टेज, ठीक है, जिसमें यांत्रिक सापेक्षवादी, इसी को साधनात्मक अदला बदली भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो अदला बदली के लिए अगर उनको वो कुछ सामान सामने वाले को दे रहा है, किसी का हेल्प कर रहा है, तो बदले में भी उनको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं अपने लिए इसी चीज का यूज करती हूँ ना, अदला बदली का, कि कोहल वर्ग का जो पहला स्तर का दूसरा जो स्टेज है वो मैं हूँ, कि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के दे रही हूँ, तो बिल्कुल उसके बदले में आप भी मुझे लाइक कर दीजिए। ये मैं हूं कौन सी वाली, जो क्या हो जाएगा आपका पूर्व पारंपरिक स्तर के जो बच्चे सोचते हैं ना 6 से 9 वर्ष वाले, ये मेरे अंदर क्या है, थिंकिंग है एक।
परंपरागत स्तर में हम चलते हैं, तो परंपरागत स्तर में इसको हम कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं, जिसको भी 2 स्टेज में हम बांटेंगे। परस्पर एकरूप अभिमुखता, इसी को अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास भी बोलेंगे, ठीक है। इंटरपर्सनल कॉन्डोनेंस क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा, जिसका एज जो है वो 9 से 12 वर्ष तक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चा जो है वो, इसमें जो इनकी नैतिकता होती है वो बाह्य रूप से कैसे होती है, प्रभावित होती है। मतलब ये नैतिकता क्यों करते हैं, ताकि दूसरे उनको अच्छा समझे, ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो सामने वाले उसको अच्छा लड़का नहीं है ऐसे बोल दो ना, फिर बिल्कुल वो उनके क्या हो जाता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है और उस काम को करके आपको दिखा देगा कि नहीं मैं अच्छा लड़का हूं। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी नैतिकता दिखाएंगे। इनकी खुद की स्वयं की नैतिकता नहीं होती, इनकी जो नैतिकता होती है वो बाह्य रूप से कैसा होता है, प्रेरित होता है। और ये अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी नैतिकता दिखाते। आप लोग ने देखा भी होगा कि कोई क्या है कि बच्चे होंगे जो आप लोग बोल देते हो, है ना, कि तू अच्छा लड़का नहीं है, तू बात नहीं मानता किसी का, तो बोलेगा नहीं मैं अच्छा लड़का हूं, मैं बात मानता हूं, और प्रॉपर दूसरे दिन से वो आपका बात मानना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। थोड़ा सा तुलना कर दो कि उनके यहाँ के बच्चे को देखो कितने अच्छे हैं, दिन भर पढ़ाई करते रहते, बात मानते, बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, हर दिन प्रणाम करके जाते, तो प्रॉपर आपका भी बच्चा वैसे करने स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो यही है। फिर हम चौथा जब स्टेज देखते हैं, तो चौथा स्टेज में क्या आ जाएगा, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक कानून अभिमुखता बोला गया है, जो 12 से 15 वर्ष तक आपको दिखाई देने, मतलब ये दिखेगा, जिसमें बच्चा ये सोचता है जो हमारे लिए समाज ने कानून बनाया है वो कैसा है, एकदम स्थायी है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसका हम उल्लंघन कर नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई बोल दिया कि जैसे एक हो जाता है ना कि नहीं उनके यहाँ मत जाओ, उन लोग थोड़े निम्न जाति के हैं, इनके यहाँ मत जाओ, है ना, तो ऐसे अगर उनके माइंड में कोई डाल दिया कि ये जो 12 से 15 वर्ष वाले बच्चे हैं, ठीक है, कि उनके यहाँ मत जाओ, मम्मी जैसे बोल दी या पापा दादी दादा बोल दे, जैसे रूढ़िगत वाला तो हो रहते हैं सब, है ना, कि नहीं वो हमसे थोड़े निम्न वाली जाति है तो मत जाओ, तो बच्चे कैसे करेंगे कि हाँ नहीं यार हमसे निम्न जाति, हमको उनके यहाँ नहीं जाना है, मम्मी चिल्लाती है। तो बिल्कुल वो यही मानते हैं कि कानून जो है वो भगवान ने बनाया और ये स्थायी होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो वहां पे बिल्कुल ये क्या करते हैं, जो भी हमारे सामाजिक कानून होते हैं उनको ये मानते हैं। तो सामाजिक कानून इसी कारण बोला गया, अधिकार संरक्षण क्यों बोला गया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कानून का संरक्षण यहाँ पे करते हैं, और जैसे हमारे लिए नियम कानून बनाए होते हैं वैसे ही हम उस नियम कानून का क्या करेंगे, पालन करेंगे, ठीक। तो ये दूसरा समझ में आया। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा स्तर परंपरागत स्तर होगा, जिसमें हमको 2 स्टेज में हम इसको बांटेंगे। एक परस्पर सम्मुखता, जिसमें सबसे पहले आपका अदला बदली वाला भावना आएगा, और दूसरा आपका अच्छा लड़की और अच्छा लड़का पहला आपका अच्छा लड़की और अच्छा अदला बदली वाला तो फर्स्ट स्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, और इसके बाद कानून का ये क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। फिर हम चलते उत्तर परंपरागत में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसको भी हमने 2 अवस्थाओं में बांटा है। एक सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, जिसको 15 से 18 वर्ष के बच्चे के अंतर्गत रखा है, हमने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा है। और एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जो 18 प्लस के बच्चे जो है वो सोचते हैं। सामाजिक कानून अभिमुखता मीन्स क्या होगा, जिसमें बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमारे लिए जो नियम बना है अगर वो हमारे हित में नहीं है तो बिल्कुल हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये ऐसा कौन सोचते हैं, तो 15 से 18 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं, इसको सोचते हैं, ठीक। जैसे स्कूल के लिए एक नियम बनाया गया है, क्या नियम बनाया गया है कि प्रॉपर सभी बच्चे को कैसे आना है, 9 बजे ही आना है, यूनिफॉर्म में ही आना है, ठीक है। और सभी बच्चे को एक लाइन में क्या करके खड़ा होके ही क्या करना है, खाना खाना है, ठीक है। पहली वाले बच्चे को पहले खाना खाना है, 5वीं वालों को पहले खाना है। अब पहली वाले बच्चे को आप लोग नहीं खिला के पहले 5वीं वाले बच्चे को आप खिला रहे हो, छोटे बच्चे उनको पहले भूख लगेगी, तो वहां पे अगर बच्चे को भूख लगी है तो ये नहीं देखेगा कि नहीं मेरा अभी बारी नहीं आया, वो पहले से ही जा करके खा रहा है, ठीक है। तो वहां पे कोई गलत नहीं है, ये इन लोग सोचेंगे अगर उनको भूख लगी है भाई तो वो जाके खाएगा, अगर हमारे हित के लिए वो नियम नहीं है तो हम उसको क्यों माने, ये करते हैं, ठीक। लेकिन ये क्या करते हैं, ये इनमें आंतरिक रूप से नैतिकता आएगी, और ये खुद अपने जो नियम है, रूल है, कानून है, ये खुद क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, खुद वो बनाएंगे। दूसरे जो है वो उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कौन से है, ये ऐसे किशोर है कि प्रौढ़ावस्था में पहुंचने वाले होते हैं, और उनको ये पता है कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद कर रहा हूं, ठीक है, और वो मेरे समाज की नहीं है, तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा नहीं कराएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे खुशी है उसमें,
और वो मेरी दुनिया है, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, तो मैं बिल्कुल कानून जाए भाड़ में, मैं उसके साथ क्या करूंगा, विवाह करूंगा, मतलब करूंगा। ये कौन सोचते हैं? जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत वाले बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि पूरे सार्वभौमिक, पूरे दुनिया में जो नियम बना है वो कोई स्थायी नहीं है। अगर वो हमारे हित में नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अगर वो मेरी खुशी के लिए नहीं है तो कोई नियम कानून नहीं है, मैं खुद अपना रूल बनाऊंगा, मैं खुद अपना कानून बनाऊंगा। ये कौन से एज के बच्चे जो है वो सोचते हैं? तो 18+ वाले बच्चे सोचते हैं। तो ये जो 6 स्तर है, ये आप लोगों को कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो आपको पूछा जाएगा कि नैतिकता का अभाव कौन से स्तर में पाया जाएगा? तो नैतिकता का अभाव दंड या आज्ञा के लिए वो नैतिकता करेंगे, और एक तो क्या करेंगे, यांत्रिक सापेक्षवादी, मतलब वो अदला बदली के लिए करेंगे। तो यहाँ पे नैतिकता उनमें तो पाई ही नहीं जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका नैतिकता नहीं पाया जाएगा। सेकंड स्तर में जब आप लोग देखते हो तो इनकी जो नैतिकता है वो पूरी तरीके से बाह्य जो क्या होते हैं, वातावरण होते हैं, उन पर क्या होती है, बेस होती है। इनमें खुद की नैतिकता नहीं होती। ये दूसरों के सामने अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए और कानून का क्या करने के लिए, कानून को स्थायी मानते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, चीजों का सम्मान करते हैं, संरक्षण करते हैं, कानून का मानते हैं उनको। और इन लोग क्या करते हैं, जो लास्ट स्टेज के बच्चे होते हैं, कि अगर हमारे हित में कोई काम नहीं हो रहा है तो कानून हमारे लिए कोई मतलब नहीं है और उसको हम उल्लंघन कर सकते हैं। और ये तो खुद अपना ही नियम लेकर के ये बंदा क्या करता है, चलता है। तो सभी को समझ में आया इतना? अब चलिए क्वेश्चन बनाएंगे, इसको आप लोगों को याद रखना है, फिर ऑटोमेटिक वहां पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और इसी में एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि नैतिक विकास जब दिए थे किन्होंने, कोहल वर्ग ने, तो कुछ क्या दिए थे उन्हें, मतलब जो क्या है नैतिक विकास, हाँ, जीन पियाजे का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उनसे ही उन्होंने प्रेरित होकर के अपना नैतिक विकास दिया। तो इसमें उन्होंने 2 शब्द दिए थे। कितने शब्द? 2 शब्द, ठीक है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना इसको एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है मोरल डिलेमा करके, मोरल डिलेमा याद रखना है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा बोला जाता है, ठीक। एक क्या याद रखना है आपको, नैतिक दुविधा याद रखना है, और एक क्या याद रखना है आप लोगों को, नैतिक तर्कना याद रखना है, ठीक है। एक आपको याद रखना है नैतिक दुविधा, और एक क्या याद रखना है आप लोगों को, मोरल रीजनिंग, ठीक, जिसको क्या बोलेंगे, नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना, ठीक है। चलिए तो ये क्या है भाई, तो देखिए जो मोरल डिलेमा है तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार, ठीक, आप क्या करते हो कि कभी कभी हम सही या गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाते, ठीक है, कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इसमें जब हम निर्णय नहीं ले पाते तो क्या होता है, नैतिक दुविधा होता है, बहुत ज्यादा दुविधा हमको होती है, ठीक है। एक क्या होगा, मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग मीन्स क्या, जब हम सही और गलत के बीच में क्या कर लेते हैं, निर्णय प्रॉपर तरीके से जो हमारे लिए सही होगा उसको हम चुन लेते, निर्णय ले पाते, वो क्या होता है, तर्कना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे कि किसी का जैसे एक साथ मतलब 2 बार उसका नाम आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर उसके पास आ जाता है, एक किसका आ गया, पटवारी का आ गया, एक किसका आ गया, शिक्षक का आ गया, ठीक, उनमें क्या हो गई, दुविधा हो गई। या चलो एक मैं मतलब अपने ही बता रही हूँ, ठीक है, कि मेरे एक गांव का लड़का है जिसका एक एसआई में भी सिलेक्शन हो गया था, सेम उसी टाइम उसका शिक्षक भर्ती में 23 में भी क्या हो गया था, उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसके बीच में 2 नैतिक दुविधा आ गई, कैसे, कि मैं टीचर बनूं, मतलब टीचर के लिए जाऊं कि एसआई बनूं। तो बहुत ज्यादा सोचा ना वो, कि देखो अगर मैं एसआई जाता हूं तो यहाँ पे मेरी रुतबा रहेगी, पद रहेगी, मुझे देख के ही यूनिफॉर्म में लोग मतलब ऐसे सलाम करेंगे, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरा पोजीशन जो है वो कैसे रहेगा, बना रहेगा, ठीक है।
लेकिन आराम बिल्कुल भी वहां पे नहीं रहेगा, मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाऊंगा, अपने बीवी को, बच्चे को, परिवार को मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊंगा, ये सोचता है। दूसरा क्या होता है, शिक्षक में भी आ गया है, तो शिक्षक एक ऐसा मतलब जॉब होता है, सबसे अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब भी होता है। हालांकि ऐसा ही भी रहोगे, आपको देख के वहां पे रुतबा तो आपकी बहुत रहेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गाली भी आपको दे देते हैं ना, लेकिन वहां पे टीचर एक ऐसा जॉब होता है जो इतना रिस्पेक्टफुल होता है और इतना आराम का कि आपको हर सैटरडे और संडे को, सैटरडे को हाफ डे, फिर संडे को, फिर 3 महीना का आपका ऐसे ही छुट्टी रहेगा, बीच बीच में आपका छुट्टी रहता है, पढ़ा दो बच्चों को, मन किया तो पढ़ाए, नहीं पढ़ाए ऐसा भी रहता है, छुट्टी भी आपको मिलता है। लेकिन एसआई में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनके बीच में मतलब बहुत ज्यादा क्या था, उनको दुविधा थी कि मैं एसआई में जाऊं कि टीचर में, मतलब टीचर का करूं। ठीक, दोनों का ज्वाइनिंग लेटर उसके पास था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, हालांकि मेरे पास पैसा बहुत होगा, रुतबा भी बहुत होगा, लेकिन आराम नहीं होगा, और मुझे क्या चाहिए, आराम की जिंदगी चाहिए, हराम नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या कर लिया, निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि नहीं यार, मुझे क्या बनना है, टीचर बनना है। ठीक, तो ये दोनों चीजें समझ में आई। दुविधा, जब आप दो चीजों के बीच में फंस जाते हो, आप वहां पे समस्या का समाधान नहीं कर पाते हो कि इसको करूं कि इसको करूं। और तर्कना मीन्स क्या होगा, जब आप दोनों में एक चीज को क्या कर लेते हो, चूज कर लेते हो। तो ये शब्द को भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अब चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है जी। निम्नलिखित में से कौन से सोपान पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल में आते हैं? आत्म केंद्रित निर्णय, इगोसेंट्रिक जजमेंट, दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ऑब्डियंस ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेविस्ट ओरिएंटेशन की अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। चलिए आंसर करेंगे सभी। क्या आंसर लगा रहे हैं? तो कौन से सोपान पूर्व पारंपरिक के अंतर्गत आता है? प्री कन्वेंशनल आप लोगों को बताना है। प्री कन्वेंशनल का हम लोगों ने एज कितने से कितने लिए थे? तो 3 से लेकर के 9 वर्ष के बच्चों को हमने माना था। ठीक है, जिसमें आत्म केंद्रित निर्णय, इगोसेंट्रिक जजमेंट इसमें पाया जाएगा कि नहीं, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचेंगे, नैतिकता का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा, तो एकदम सही हो जाएगा। दंड या आज्ञाकारण, ये तो पहला ही क्या हो जाएगा, पहला ही स्तर का, पहला ही क्या हो जाएगा, स्टेज हो जाएगा। ठीक, जो दंड या आज्ञा से बचने के लिए वो क्या करेंगे, नैतिकता दिखाएंगे। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ठीक है, अब बताइए यांत्रिक सापेक्षिक जो अभिमुखता है वो होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो बिल्कुल होगा भाई। यांत्रिक सापेक्षिक या इसी को क्या बोला जाता है, अदला बदली, अदला बदली वाली भावना कि तुमने मेरी चोटी खींची तो मैं भी तुम्हारा बाल पकड़ के खींचूंगा। ठीक, तो ये क्या है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये लेवल 2 का स्टेज आपका कौन सा हो जाएगा, अधिकार संरक्षण है तो स्टेज आपका 4th स्टेज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जिन्होंने भी KLM ये आंसर लगाया होगा, KLM कहाँ है, तो बिल्कुल उनका आंसर यहाँ पे 100% क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। चलिए भाई, क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सोपान परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आते हैं? परस्पर एकरूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता की सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। चलिए बताइए, परंपरागत के बारे में पूछा गया है। तो परंपरागत का एज हमने कहां से कहां लिया था, तो 9 से लेकर के सीधा हमने यहाँ पे कितना लिया था, 15 वर्ष लिया था। 9 से लेकर के कितना लिया था, 15 लिया था। ठीक, उसके बाद 15 से 18 आप लोग, मतलब 15 से 18 तक के किसमें देखने को मिलेगा, जो आपके उत्तर परंपरागत रहेंगे या पश्चिम परंपरागत रहेंगे उसमें। तो परस्पर एकरूप अभिमुखता, परस्पर एकरूप बोलने का मतलब है, मतलब यहाँ पे आप अच्छा लड़की और अच्छा लड़का बनने के लिए क्या करते हो, नैतिकता दिखाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कौन सा होगा, तो ये हमारा दूसरा स्टेज हो जाएगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, तो ये भी हो जाएगा। और बिल्कुल ये हमारा कौन सा स्टेज, ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ना। दूसरा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विनिमय वाला हो जाएगा, मतलब ये दूसरे लेवल का। ठीक, ये लेवल 2 का क्या हो जाएगा,
तीसरा आपका स्टेज हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो ना, ये लेवल का है, स्टेज का है। तो जो लेवल 3 लेवल है उसको हमने 6 स्टेज में बांटा था, तो ये दूसरे स्टेज के तीसरा जो है वो दूसरा लेवल का तीसरा स्टेज जो है वो ये हो जाएगा। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, दूसरा लेवल का चौथा क्या हो जाएगा, स्टेज हो जाएगा, जिसमें हम बच्चा क्या सोचता है कि जो हमारे लिए नियम कानून बनाए गए हैं वो कैसा है, स्थायी है, उसको तोड़ नहीं सकता, और हमारे लिए ही है, हमारे अच्छे के लिए है, तो बिल्कुल हमको इनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये एज के बच्चे सोचेंगे। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध बोला गया है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, जिसमें हमारे हित के लिए अगर काम नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हम उसको क्या कर सकते हैं, उस नियम कानून को हम तोड़ सकते हैं, ये वाले बोलेंगे। और सार्वभौमिक जो है आपका कौन सा हो जाएगा, छठवां स्टेज हो जाएगा, जिसमें आप खुद क्या बनाते हो, अपने लिए नियम कानून आप बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा परंपरागत स्तर के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये तो पांचवा और छठवा है। परंपरागत में हम कौन सा देखते हैं, दूसरा लेवल देखते हैं, मतलब दूसरा लेवल में 3 और 4 बस आना चाहिए। ठीक है, 3 और 4 स्टेज बस आना चाहिए, तो इसमें तो पांचवा और छठवा है, तो के और एम बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल के और एल जिनका भी सही है, सभी का आंसर वेरी गुड, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सोपान उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आता है, सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, परस्पर एक रूप अभिमुखता की अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता, ये कौन सा हो जाएगा, तो ये तो चौथा स्टेज हो जाएगा जी। सार्वभौमिक कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। परस्पर एक रूप अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ये तो तीसरा हो जाएगा। और अधिकार संरक्षण ये कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। और आप लोग देखते हो, अच्छा अधिकार संरक्षण तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हाँ ये सामाजिक अनुबंधन है ना, हाँ तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, पांचवा हो जाएगा, ये आपका पांचवा हो जाएगा, और ये आपका छठवा हो जाएगा, ये आपका चौथा रहेगा। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंधन ये कौन सा स्तर का हो जाएगा, तो ये स्तर तीसरा का कौन सा स्टेज हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन जो है वो आपका पांचवा वही है। सामाजिक अनुबंधन मीन कि अगर हमारे हित में काम नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक में हम खुद कानून बनाएंगे, तो ये भी कौन से स्तर के हो जाएंगे आपके, तीसरा स्तर के हो जाएंगे। परस्पर एक अभिमुखता अच्छा लड़की अच्छा लड़का, और अधिकार संरक्षण मतलब कानून का हमको नियम का पालन करना है, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके दूसरे स्तर के हो जाएंगे, दूसरा लेवल के हो जाएंगे। ये कौन से लेवल के हो जाएंगे, तीसरे लेवल के। परंपरागत स्तर के बारे में पूछा गया, मतलब तीसरा स्तर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे भी के और एल ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है उसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लॉरेन कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता पूर्व परंपरागत स्तर का सोपान है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता परंपरागत स्तर का सोपान है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता उत्तर परंपरागत स्तर का सोपान है कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता उत्तर परंपरागत स्तर का सोपान है। चलिए भाई क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। ठीक, तो दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता पूर्व परंपरागत का है क्या, तो बिल्कुल सही है भाई, ये पहला ही स्टेज है जिसमें आप लोग का मतलब ये पहला ही क्या हो जाएगा आपका स्टेज हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोग 3 से 9 वर्ष के बच्चे को देखते हो, और ये 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे हो जाएंगे। ठीक, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ठीक है हमको ना कानून को क्या करना है, संरक्षण करना है, तो ये कौन से स्तर का हो जाएगा, तो परंपरागत स्तर का हो जाएगा। परंपरागत में भी ये चौथा स्टेज का हो जाएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता उत्तर परंपरागत का है क्या, तो ये बिल्कुल ये भी कौन सा हो जाएगा, ये परंपरागत का होगा, ये उत्तर परंपरागत का होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। और यांत्रिक ये सबसे लास्ट वाला है ना, 6 स्टेज है ये, यांत्रिक सापेक्षवादी उन्मुक्ता अदला बदली वाला, तो ये आपका तो पहला हो जाएगा, ये पहला, और ये कौन सा दूसरा है। ठीक है, और यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में बात की गई है। यांत्रिक सापेक्षता उत्तर परंपरागत के बारे में बात की गई, तो यांत्रिक सापेक्षता आपका पूर्व परंपरागत होगा ना कि उत्तर परंपरागत। तो यहाँ पे एन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो के एल एम
KLM जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जितने भी अभ्यर्थी ने ए आंसर लगाया होगा सभी का आंसर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन कौन से सोपान उत्तर परंपरागत स्तर में आते हैं? सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मत अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता की कानून तथा व्यवस्था अभिमुखता। ठीक है, तो उत्तर परंपरागत के बारे में बोला है तो एक तो हम सामाजिक अनुबंधन को देखते हैं जिसको हम तोड़ ताड़ सकते हैं, और एक हम खुद कानून बनाते हैं। अच्छा लड़की अच्छा लड़का ये तो दूसरे स्टेज लेवल का हो जाएगा, और कानून तथा व्यवस्था ये भी दूसरे स्टेज का हो जाएगा। तो के और एल, अच्छा लगभग सबका एकदम ए ही आ रहा है क्या? चलिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता का आधार दंड और लाभ होता है। परंपरागत स्तर में व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति तार्किक और सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करता है। कि पूर्व परंपरागत स्तर में सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता प्रमुख होती है। क्या आंसर लगा रहे हो? ठीक, तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता का आधार दंड और लाभ होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व परंपरागत में वो नैतिकता क्यों दिखाते? दंड, एक तो दंड से बचने के लिए, और एक तो उनको लाभ दे दो, 1 रुपया दे दो, बिल्कुल वो काम करना स्टार्ट कर देगा। परंपरागत स्तर में व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। तो परंपरागत में जैसा नियम कानून समाज ने बनाया है, प्रॉपर उस नियम कानून को स्थायी समझ के क्या करता है, उसका हमारे लिए है और हमारे हित के लिए है करके वो क्या करेगा, उसका पालन करेगा। उत्तर परंपरागत स्तर में व्यक्ति तार्किक और सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय करते, ये भी एकदम सही होगा। वहां पे तर्क करना जान जाते हैं, अमूर्त चिंतन करना जान डरते, उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे तर्क के आधार पर वो क्या करता है, निर्णय लेगा जी। पूर्व परंपरागत स्तर में सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता प्रमुख होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। पूर्व परंपरागत जो आपके क्या होंगे, स्तर होंगे, उसमें सामाजिक अनुबंधन नहीं होगा, बल्कि सामाजिक अनुबंधन किसके अंतर्गत आएगा? तो ये तो आपके उत्तर परंपरागत में आ जाएगा। उत्तर परंपरागत में आ जाएगा। ये आपका कौन सा स्टेज हो जाएगा? 5वां स्टेज हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन जो है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर एक रूप अभिमुखता, अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो क्या हो जाएगा? KLM। ठीक, इसका भी आंसर लगभग क्या है? ए ही है। परस्पर एक रूप अभिमुखता में बालक दूसरे की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास करता है। ठीक, एक रूप बोलो चाहे अच्छी लड़की अच्छा लड़का बोलो, बिल्कुल क्या होगा, एकदम सही होगा। और वो दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनने का प्रयास करता है, बिल्कुल सही है भाई। इस व्यवस्था में अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए ही तो अच्छे अच्छे काम करेंगे ना। अगर आप बोल दोगे छोटू तू बहुत अच्छा है, तो कल से छोटू जो है वो तुम्हारा हर बात मानेगा। तो बिल्कुल वो क्या करता है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए, दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए वो क्या करता है, नैतिकता दिखाता है। ठीक है, स्वयं के पास उसको आंतरिक रूप से नहीं प्रेरित होता, वो बाहर रूप से क्या होता है, पूरी तरीके से वो प्रेरित रहता है। कारण क्या बोला गया है कि इस अवस्था में बालक सामाजिक स्वीकृति और दूसरों की भावनाओं के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक स्वीकृति और दूसरों की भावनाओं के अनुसार कार्य करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पे दोनों एक दूसरे की भी क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन सही व्याख्या कर रहा है किनका, कारण का। तो ये भी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जी। अधिकार संरक्षण अभिमुखता में व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों का पालन करता है। बिल्कुल, अधिकार संरक्षण में क्या करता है, वो संरक्षण करता है किनका, जो नियम होते हैं जो कानून होते हैं उनका वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, पालन करेगा। और कारण क्या बोला गया है कि इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक मानता है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वो समाज के नियमों का पालन कर रहा है। क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी समझता है। इसमें भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबका आंसर कैसे आज एकदम ए आ रहा है जी। चलिए, परंपरागत स्तर में नैतिकता का आधार सामाजिक नियम और स्वीकृति होता है। परंपरागत स्तर में क्या होता है, बोला गया है कि सामाजिक नियम और स्वीकृति होता है। बिल्कुल, ये परंपरागत स्तर है, तो परंपरागत स्तर मतलब कौन सा, दूसरा क्या हो जाएगा, आपका स्तर हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या बोला गया है कि इस स्तर पर व्यक्ति का व्यवहार मुख्यतः दंड से बचने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो कारण यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि दंड से बचने के लिए वो पूर्व पारंपरिक पे क्या करता है,
नैतिकता दिखाता है, ना कि आपके परंपरागत स्तर में। तो यहाँ पे कथन सही है और कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी आंसर लगाया होगा सभी का आंसर क्या है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सोपानों के सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलिए करिए। परस्पर एक रूप अभिमुखता, दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता के अधिकार संरक्षण अभिमुखता। चलिए आंसर करिए इसका। निम्नलिखित को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सोपानों के सही क्रम में आप लोगों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले तो हमारा दंड और आज्ञाकारी हमने देखा था। दंड या से बचने के लिए वो क्या करता है, लालच में वो क्या करेगा, नैतिकता दिखाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, परस्पर एक रूपता, ये तो अच्छी लड़की अच्छा लड़का आ जाए। जस्ट दूसरा हमने क्या देखा था, अदला बदली वाला, ये क्या हो जाएगा, अदला बदली वाला हो जाएगा। ठीक, तो इसमें अदला बदली नहीं दिया है। परस्पर एक रूप, अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने के लिए करेगा, तो ये दूसरा स्तर का क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेज हो जाएगा। ठीक है, फिर सामाजिक अनुबंधन अधिकार संरक्षण कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, चौथा स्टेज। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, जो अनुबंधन है सामाजिक अनुबंधन, वो कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो चलिए जमा लीजिए इसको। तो सबसे पहला दूसरा वाला जो भी है वही पहला दिखेगा, तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, परस्पर एक रूप अभिमुखता। दिख रहा है क्या पहला, हाँ बिल्कुल इसमें दिख रहा है। ठीक, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तीसरा जो है वो आपका अधिकार संरक्षण, हाँ ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा आपका, पांचवा, तीसरा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हमको बिल्कुल सही दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, दंड एवं आज्ञाकारिता हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, परस्पर एक रूप मीन्स अच्छा लड़का अच्छी लड़की हो जाएगी। तो ये कौन सा, तो ये कौन सा स्टेज है आपका, तीसरा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, सामाजिक अनुबंधन है, और एक क्या है, अधिकार संरक्षण है। तो अधिकार संरक्षण को हम चौथा नंबर में लेते हैं, अच्छा लड़की अच्छी लड़की के बाद, और सामाजिक अनुबंधन हमारा कौन सा हो जाता है, पांचवा हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है वो सबसे लास्ट रहना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे यही सही हो जाएगा, यही तो होगा ना। और सामाजिक अनुबंधन फिर अधिकार संरक्षण, ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक, यही सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सोपानों को प्रारंभिक से अंतिम क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। फर्स्ट से लेकर के लास्ट में आपको जमाना है इसको। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आएगा क्या, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता आएगा क्या, दंड या आज्ञा पालन अभिमुखता आएगा, कि सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं सभी, जल्दी से आंसर करेंगे। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, तो ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारा 6 नंबर वाला है, 6 स्टेज हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता मीन्स अदला बदली वाला, तो अदला बदली वाला ये तो हमारा दूसरा स्टेज हो जाएगा जी। दंड आज्ञा का पालन करना, ये तो हमारा पहला स्टेज हो जाएगा। और सामाजिक अनुबंधन जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा पांचवा स्टेज हो जाएगा। ठीक है, जो सामाजिक अनुबंधन है वो कौन सा हो जाएगा, आपका पांचवा स्टेज हो जाएगा। चलिए अब बताइए इसको कैसे होगा, कौन सा आंसर सही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो तीसरा सबसे पहले आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पांचवा। तो बिल्कुल यहाँ पे तीसरा दूसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तीसरा फिर दूसरा फिर चौथा फिर कौन सा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए आंसर लगाया है सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा जी। ठीक, चलिए फिर इसका आंसर करेंगे सभी। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मतलब पियाजे की कुछ अवस्थाएं हैं। पियाजे का भी हमने पढ़ा था ना नैतिक विकास, तो उनके साथ उनकी जो क्या है विशेषताएं है उसको आप लोगों को मिलाना है।
विषम विधिक नैतिकता, नैतिक समानता, स्वायत्त नैतिकता, ये 3 प्रकार के हमने देखा था ना। विषम विधिक नैतिकता में क्या होता था कि जो बच्चे की नैतिकता है वो दूसरों के नैतिकता पर क्या था, आधारित था। वो दूसरों के नैतिकता को ही क्या करते थे, पालन करते थे। ठीक, जैसे वही है दंड या आज्ञाकारिता वाला। ठीक, नैतिक समानता में क्या होगा कि वो क्या करते थे, सभी के लिए नियम जो है वो समान है और बिल्कुल हमको नियम को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ऐसे बोलते थे इन लोग। और स्वायत्त नैतिकता में खुद के लिए क्या बनाते थे, अपना कानून बनाते थे। कोई मतलब नहीं है दूसरा क्या कानून बना रहे हैं, मेरी खुशी, जो मेरे मतलब मेरी खुशी में अगर आपके कानून का हाथ है तो बिल्कुल उस कानून को मैं, अगर खुशी आपके कानून से मुझे नहीं मिल रही है तो उस कानून को मैं तोड़ सकता हूँ, ऐसा इन लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो विधि विषम सम्यक नैतिकता, नियमों को स्थायी और बाहरी मानना, बिल्कुल यही होगा इसका। नैतिक समानता, सभी के लिए समान नियम, हाँ ये भी दूसरा का दूसरा ही हो जाएगा। और स्वायत्त नैतिकता में तीसरा, नियमों को लचीला बनाना। ठीक, लचीला बनाने का मतलब है कि इसको तोड़ मरोड़ करके आप खुद नियमों को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो पहला का 1, दूसरा का 2 और तीसरा का 3 एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से बताना है, दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास, दंड से बचना, कारण सापेक्ष अभिविन्यास, लेन देन करना, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक स्वीकृति, कि कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास, नियम और व्यवस्था बनाए रखना। क्या आंसर लगा रहे हैं सभी? चलिए भाई आंसर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, तो दंड एवं से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए वो क्या करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। तो ए का पहला ही सही होगा। कारण सापेक्ष अभिविन्यास, कारण सापेक्ष में क्या होता था, तो इसमें अदला बदली होती थी। ठीक है, कि तुमने अगर मेरे लिए किया या मैंने तुम्हारे लिए किया तो बदले में तुम भी मेरे लिए करो, नहीं तो फिर मैं टीचर को जाकर के बता दूंगा। आज तुमने चीटिंग लाया था उसको मुझे दिखाओगे, कल मैं चीटिंग ला करके तुमको दिखाऊंगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक स्वीकृति, बिल्कुल यहाँ पे समाज के लिए अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना होता है। कानून तथा व्यवस्था अभिविन्यास, निम्न व्यवस्था का बनाए रखना। तो यहाँ पे भी ए का पहला, बी का दूसरा और सी का एकदम इजी है ना आज। ठीक है, चलिए ए ही आ रहा है लगभग। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है क्या? चलिए रिपीट हो गया है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे। उसके बाद बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसके बाद और है क्वेश्चन। ठीक है, टाइप नहीं हुआ था तो मैं इतना ही क्वेश्चन लेके आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम बिल्कुल कल महामैराथन करने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन, और जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का बच गया था वो दोनों क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी और कुछ डाउट्स है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। और बिल्कुल अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नए आए होंगे आप लोग तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से आप पढ़ना है पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, जैसे आप लोग जीन प्याजे हो गया, कोहल वर्ग हो गया, जितने भी ये सब मनोवैज्ञानिक है, इससे तो एक भी मतलब छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि पूरा बुक है ना, उसमें से पूरा एक बुक को पूरा ये क्या करा रहा है, कवर करा रहा है कि इसमें से कैसे टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा इस जो एमसीक्यू है उस सेशन के साथ आप लोग जुड़िए। ठीक, क्योंकि एमसीक्यू के साथ साथ हम थ्योरी को भी क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को साहू सर बेहतरीन तरीके से पढ़ा ही रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग साहू सर की क्लासेस से जुड़िएगा। और अभी तक जिन्होंने भी बैच अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल आप लोग लीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ ही दिन है, अभी ऑफर चल रहे हैं, फिर उसके बाद
बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो फिर क्या मतलब नहीं खरीद पाओगे। और जानते ही हो हमारे यहाँ सभी विषय विशेषज्ञ हैं, सबके द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हम लोग दिलाकर ही छोड़े करके, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़िए, अच्छे से अधिक जुड़िए और बिल्कुल हर दिन ये क्लासेस देखिए, जितना ज़्यादा हो गया शेयर करिए आप लोग, ठीक। अगर जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल अपना डाउट्स हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपके डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम के आते तक अपने आप को अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लीजिए और एकदम स्ट्रांग बना के रखिए, ताकि एग्जाम टाइम में कोई भी आपके साथ ऐसे कुछ भी जैसे तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स बताए, ठीक है। तो चलिए फिर विदा लेती हूँ सभी से मैं, ठीक। कल मिलते हैं सभी, ठीक। चलिए, थैंक यू सभी को, गुड नाइट।